हाय। इससे पहले हमने रूल 57 तक ऑर्डर 21 के समझ लिया है, जिसके अंदर हमने अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी किस तरीके से होगी या फिर किसी जजमेंट डेटर को सिविल प्रिजन में किस तरीके से भेजा जाएगा, उसके प्रोसीजर को समझ लिया। अब हम यहाँ से आगे के रूल्स को देखते हैं। रूल 58 से देखेंगे किस तरीके से आगे के रूल्स के अंदर बताया गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं रूल 58 से। आप अपने सीपीसी को खोल लीजिए, बेरेक को। हम साथ में रीड करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं मीनिंग की, उसके अंदर क्या मीनिंग दिया गया है। तो सबसे पहले हम रूल 58 को देखेंगे कि रूल 58 के अंदर क्या दिया गया है। रूल 58 बोलता है कि एडजुडिकेशन ऑफ क्लेम्स टू और ऑब्जेक्शन टू अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी की, जो अभी हमने जहां रूल 57 तक समझे इससे पिछली वाली वीडियो के अंदर, तो उसके अंदर हमने ये देखा कि किस तरीके से अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी होती है। अब अगर कोई ऑब्जेक्शन रेज होता है तो उसके ऊपर क्या एडजुडिकेशन दी जाएगी, क्या ऑर्डर दिया जाएगा, उसके बारे में रूल 58 के अंदर बताया गया है कि कब वो ऑब्जेक्शन जो रेज किया एक पर्सन ने, वो कब वैलिड माना जाएगा या फिर कब वो ऑब्जेक्शन के बेसिस पे कोर्ट डिसीजन देगी। तो उसको हम देखते हैं। वेयर एनी क्लेम इज प्रेफर्ड टू और एन ऑब्जेक्शन इज मेड टू द अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी, कहीं पे भी कोई क्लेम किया जाता है या फिर कोई ऑब्जेक्शन रेज किया जाता है किसी भी अटैच प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री ऑन द ग्राउंड दैट सच प्रॉपर्टी इज नॉट लाइबल टू सच अटैचमेंट, और ये बोला जाता है कि इसकी वजह से, इस ऑब्जेक्शन की वजह से जो प्रॉपर्टी है ये अटैचमेंट के लिए लाइबल नहीं है। द कोर्ट शैल प्रोसीड टू एजुकेट अपॉन द क्लेम्स और ऑब्जेक्शन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस हियरिन कंटेंट। तो कोर्ट जो है उसके ऊपर एजुकेशन देगा, उसके ऊपर अपना जजमेंट देगा इन प्रोविजंस के हिसाब से। क्या देखेगा वो? प्रोवाइडेड दैट नो सच क्लेम और ऑब्जेक्शन शैल बी एंटरटेन, कि वो ऐसे किसी भी ऑब्जेक्शन को एंटरटेन नहीं करेगा जो कि where before the claim is preferred or objection is made the property attached has already been sold, कि जहां पे वो जो प्रॉपर्टी जिसको अटैच किया गया था उसको बेचा जा चुका है। अब जिस प्रॉपर्टी को बेचा जा चुका है वहां पे अगर कोई ऑब्जेक्शन भी करता है तो उस ऑब्जेक्शन से कोई मतलब बनता नहीं है करने का। तो ऐसे ऑब्जेक्शन के अंदर जहां पे जिस प्रॉपर्टी को अटैच करके बेचा जा चुका है उसके ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्शन रेज होता है तो कोर्ट उसको नहीं देखेगा, कोर्ट को उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। फिर वेयर द कोर्ट कंसीडर्ड दैट द क्लेम और ऑब्जेक्शन वाज डिजाइनली और अननेसेसरली डिलेड, की जो ऑब्जेक्शन रेज करना था वो अननेसेसरीली या फिर डिजाइन करके एक तरीके से डिले किया गया, तो उस कोर्ट के अंदर भी कोर्ट उस ऑब्जेक्शन को नहीं सुनेगा। फिर सब रूल 2 बोलता है ऑल क्वेश्चंस इंक्लूडिंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू राइट, टाइटल और इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी अटैच, की सारे जो क्वेश्चंस हैं उस जो की प्रॉपर्टी अटैच की गई है उससे रिगार्डिंग किस तरीके के क्वेश्चंस, उससे उसके राइट्स के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चंस है, कोई भी इंटरेस्ट के रिगार्डिंग, टाइटल के रिगार्डिंग, अराइजिंग बिटवीन द पार्टीज टू अ प्रोसीडिंग और देयर रिप्रेजेंटेटिव अंडर दिस रूल, की वो किसके बीच में अराइज करे, जो कि इसके अंदर पार्टीज है या फिर उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है उनके बीच में ये रेज कर रहे हैं क्वेश्चन। एंड रेलिवेंट टू द एजुकेशन ऑफ द क्लेम, और वो रेलिवेंट है उस क्लेम के एजुडिकेशन के लिए। और ऑब्जेक्शन शैल बी डिटरमाइंड बाय द कोर्ट डीलिंग विद द क्लेम और ऑब्जेक्शन एंड नॉट बाय अ सेपरेट सूट, तो उसको फिर वही कोर्ट उसके साथ डील करेगा, उसके लिए कोई सेपरेट सूट फाइल नहीं होगा। अगर उसके रिगार्डिंग कोई भी उस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जिसको अटैच किया जा रहा है उसको रिगार्डिंग कोई टाइटल के रिलेटेड कोई क्वेश्चन अराइज होता है या कोई भी क्वेश्चन अराइज होता है उन पार्टीज के बीच में, तो फिर उसके लिए सेपरेट सूट फाइल नहीं होगा, वही कोर्ट उस क्वेश्चन को डिटरमाइन करेगी। अपॉन डिटर्मिनेशन ऑफ द क्वेश्चन रेफर्ड इन सब क्लॉज 2, अब जो ये सब क्लॉज 2 के अंदर क्वेश्चन अराइज हुआ और कोर्ट ने उसको डिटरमाइन कर दिया, द कोर्ट शैल इन अकॉर्डेंस विद सच डिटर्मिनेशन, अब कोर्ट जब उसको डिटरमाइन कर देती है तो क्या करेगी? पहली चीज, अलाउ द क्लेम और ऑब्जेक्शन एंड रिलीज अ प्रॉपर्टी फ्रॉम अटैचमेंट आइदर होली और टू सच एक्सटेंट एज इट थिंक्स फिट, तो वो क्या करेगी? उस क्लेम को अलाउ कर देगी और वो जो प्रॉपर्टी जिसको अटैच किया जा रहा था उसको रिलीज कर देगी फ्रॉम अटैचमेंट आइदर होली और टू सच एक्सटेंट एज इट थिंक फिट, या तो पूरी तरह से उसको रिलीज कर देगी या फिर जितने एक्सटेंट तक उसको ठीक लगेगा कि ये आधी प्रॉपर्टी किसी और की है या फिर जो भी टाइटल है इसके अंदर इस पर्सन का टाइटल नहीं है, जो भी क्वेश्चन अराइज हुआ था उस हिसाब से फिर उसको रिलीज कर देगी। डिसअलाउ द क्लेम और ऑब्जेक्शन, कोर्ट को लगेगा नहीं जो पर्सन जिसने क्वेश्चन अराइज किया ऐसा कोई क्लेम बनता ही नहीं है या फिर जो ऑब्जेक्शन किया है ठीक नहीं है, तो फिर उसको डिसअलाउ कर देगा। कंटिन्यू द अटैचमेंट सब्जेक्ट टू एनी मॉर्गेज चार्ज और अदर इंटरेस्ट इन फेवर ऑफ एनी पर्सन, उस जो चार्ज था उसको कंटिन्यू रखेगा, साथ में क्या करेगा? जो मॉर्गेज या चार्ज या जो भी चीज बनती है उसके ऊपर वो कर देगा। पास सच ऑर्डर एज इट द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस इट डीम फिट, और अगर कोई भी चीज जो भी कोर्ट को ठीक लगती है अपने हिसाब से, वो जो भी सर्कमस्टांसेस को देखते हुए जो भी उसको ठीक लगती है वो पास कर देगा कोर्ट। तो ये सब रूल 4 बोलता है वेयर एनी क्लेम और ऑब्जेक्शन हैज बीन एडजुडिकेटेड अपॉन अंडर दिस रूल द ऑर्डर मेड देयरऑन शैल हैव द सेम फोर्स एंड द सब्जेक्ट टू द सेम ऑब्जेक्शंस एज टू अपील और अदरवाइज एज इट वर अ डिक्री, की उसके अगेंस्ट आप वैसे ही डिक्री के अपील के अंदर जा सकते हो जैसे आप नॉर्मल अगर कोई डिक्री होती है उसके अगेंस्ट जा सकते थे।
फिर सब रूल 5 बोलता है वेयर क्लेम और एन ऑब्जेक्शन इज प्रेफर्ड एंड द कोर्ट अंडर द प्रोविजन ऑफ सब रूल 1 रिफ्यूजेस टू एंटरटेन इट, कि आपने कोई ऑब्जेक्शन या क्लेम किया और उसको जो कोर्ट है उसने एंटरटेन करने से रिफ्यूज कर दिया, द पार्टी अगेंस्ट हुम सच ऑर्डर इज मेड may institute a suit to establish the right which he claims to be property in the dispute। तो वो जो पार्टी है वो उसके ऊपर सूट कर सकती है उस अपने राइट को क्लेम करने के लिए, बट सब्जेक्ट टू द रिजल्ट ऑफ सच सूट इफ एनी एन ऑर्डर फॉर रिफ्यूजिंग टू एंटरटेन द क्लेम और ऑब्जेक्शन शैल बी कंक्लूसिव। तो उसके अंदर जो भी आएगा वो कंक्लूसिव होगा। फिर आते हैं रूल 59 के ऊपर, स्टे ऑफ सेल, कि जो सेल है उसके ऊपर स्टे लगा दी जाएगी कोर्ट के द्वारा, कब, वेयर बिफोर द क्लेम वाज प्रेफर्ड और ऑब्जेक्शन वाज मेड, कि जहां पे कोई क्लेम किया गया या फिर कोई भी ऑब्जेक्शन रेज की गई, द प्रॉपर्टी अटैच हैड ऑलरेडी बीन एडवर्टाइज्ड फॉर सेल, और वो प्रॉपर्टी जो है जिसको अटैच किया गया अगर वो सेल के लिए एडवर्टाइज हो गई है द कोर्ट में, तो कोर्ट क्या कर सकता है, if the property is movable make an order postponing the sale pending the adjudication of the claim or objection। तो कोर्ट ये ऑर्डर कर सकता है अगर वो मूवेबल प्रॉपर्टी है कि ये एजुकेशन के लिए पेंडिंग है तो जो इसकी सेल है उसको पोस्टपोन कर देगा अगर वो मूवेबल प्रॉपर्टी है तो, और अगर वो प्रॉपर्टी इमूवेबल है तो मेक एन ऑर्डर दैट द पेंडिंग द एजुकेशन ऑफ द क्लेम और ऑब्जेक्शन द प्रॉपर्टी शैल नॉट बी सोल्ड। तो वो कहेगा कि जब तक इसके ऊपर ये जो एजुकेशन है पेंडिंग है इस ऑब्जेक्शन या क्लेम को लेके इस इमूवेबल प्रॉपर्टी पे, तब तक इस इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेचा नहीं जा सकता। or that confirmed and any such order may be made subject to the such term and condition as a security or otherwise the court thinks fit। तो कोर्ट को जो भी ऑर्डर उसके रिगार्डिंग ठीक लगेगा कोर्ट कर देगा। उसके बाद रूल 60 to 63 जो है वो ओमिटेड है, वो रूल एग्जिस्ट नहीं करते, उनको हटा दिया गया। फिर आते हैं हम रूल 64 के ऊपर, सेल जनरली, यहाँ पे सेल के बारे में बता रहा है किस तरीके से प्रॉपर्टी सेल होती है। अब क्या कहता है रूल 64 के अंदर, पावर टू ऑर्डर प्रॉपर्टी अटैच टू बी सोल्ड एंड प्रोसीड टू बी पेड टू पर्सन एंटाइटल, की क्या पावर है कि वो जो प्रॉपर्टी अटैच हुई है उसको बेचने की पावर, और उसमें से जो भी प्रोसीड्स आएंगी उसको फिर जो पर्सन है उस अमाउंट को रिसीव करने के लिए, जो भी एंटाइटल्ड है उस अमाउंट को रिसीव करने के लिए वो अमाउंट उसको पे कर दिया जाएगा। तो क्या बोलता है, एनी कोर्ट एक्सिक्यूटिंग अ डिग्री, की कोई भी कोर्ट जो डिग्री को एग्जीक्यूट कर रहा है, मे ऑर्डर दैट एनी प्रॉपर्टी अटैच बाय इट एंड लाइबल टू सेल, की कोई भी प्रॉपर्टी जो कि उसने अटैच की है और जो कि लाइबल है सेल के लिए जिसको बेचा जा सकता है, और सच पोर्शन देयर ऑफ एज मे सीन नेसेसिटी टू सेटिस्फाई द डिक्री, या फिर उसका कोई पोर्शन उस प्रॉपर्टी का जो कि उस कोर्ट को ठीक लगता है कि डिक्री को सेटिस्फाई करने के लिए शैल बी सोल्ड, उसको बेच दिया जाना चाहिए, एंड दैट द प्रोसीड ऑफ सच सेल, और जो भी उससे पैसा आएगा उसको बेच के, और अ सफिशिएंट पोर्शन देयर ऑफ, या तो उसमें से कुछ मतलब पूरा पैसा या फिर उसका कोई पोर्शन जो है सेटिस्फाई कर देता है अगर, shall be paid to the party entitled under the decree to receive the same, तो उस पार्टी को पे कर दिया जाएगा जो भी एंटाइटल्ड है उस अमाउंट को रिसीव करने के लिए। मतलब कि अगर कोर्ट अगर किसी डिग्री को एग्जीक्यूट कर रहा है और उसके पास ये पावर है कि वो किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच कर रहा है या फिर किसी भी प्रॉपर्टी को अटैच कर रहा है, चाहे वो मूवेबल है इमूवेबल है और वो लाइबल है सेल के लिए, तो कोर्ट ये ऑर्डर कर सकता है कि उस प्रॉपर्टी को बेच दिया जाए, चाहे उसका कोई पार्ट बेच दिया जाए या फिर वो पूरी पूरी प्रॉपर्टी बेच दी जाए, या फिर वो पूरी प्रॉपर्टी बेचने के बाद जो पैसा आएगा उसमें से कोई पार्ट अगर वो जो पर्सन एंटाइटल्ड है उस अमाउंट को रिसीव करने के लिए उसको दे दिया जाए, उसको मतलब जितने भी अमाउंट से सेटिस्फाई हो जाएगा, जितनी की उसकी डिग्री थी उसको उतना अमाउंट पे कर दिया जाए। फिर रूल 65 बोलता है सेल बाय होम कंडक्टेड एंड हाउ मेड, कि सेल जो है किसके द्वारा की जाएगी और किस तरीके से की जाएगी। सेव एज अदरवाइज प्रेस्क्राइब्ड एवरी सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री शैल बी कंडक्टेड बाय एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, तो किसके द्वारा की जाएगी, कोई जो ऑफिसर है ऑफिसर ऑफ द कोर्ट के द्वारा की जाएगी, जिसको भी वो नियुक्त करेगा कि ये ऑफिसर है कोर्ट का, ये जो है सेल कंडक्ट कराएगा, और वैसा सच अदर पर्सन एज अ कोर्ट में अपॉइंट, या फिर अपने ऑफिसर के अलावा अगर किसी और पर्सन को अपॉइंट करता है तो वो पर्सन भी वो सेल को कंडक्ट करा सकता है, एंड शेल बी मेड बाय पब्लिक ऑक्शन इन मैनर प्रेस्क्राइब्ड, और किस तरीके से होगी, पब्लिक ऑक्शन की तरह होगी, जैसा भी जिस भी तरीके से बताया जाएगा उस तरीके से पब्लिक ऑक्शन होगा, उसका कि भी पब्लिक आएगी उसके अंदर उसकी बोली लगेगी और उस तरीके से प्रॉपर्टी की सेल होगी। तो ये तरीका है कि कौन उस प्रॉपर्टी को सेल करेगा और किस तरीके से सेल करेगा। अब रूल 66 बोलता है प्रोक्लेमेशन ऑफ सेल्स बाय पब्लिक ऑक्शन, की अब जो पब्लिक ऑक्शन है उसकी जो सेल है उसको प्रोक्लेम किया जाएगा, तो किस तरीके से, where any property is ordered to be sold by public auction in execution of a decree, the court shall cause a proclamation of the intended sale to be made in the language of such court। तो जब भी कोई ऐसी सेल की जाएगी किसी डिक्री को एग्जीक्यूट करने के लिए, जब करवा रही हो रही होगी, मतलब कोई ऑक्शन कराया जा रहा होगा, तो उसके लिए एक प्रोक्लेमेशन की जाएगी कोर्ट के द्वारा, एक घोषणा की जाएगी, और वो किस लैंग्वेज के अंदर होगी, जो भी कोर्ट की लैंग्वेज है उसके अंदर वो होगी। अगर कोर्ट की लैंग्वेज हिंदी है तो हिंदी के अंदर होगी, इंग्लिश है तो इंग्लिश के अंदर होगी, अगर कोई और लैंग्वेज है तो उस लैंग्वेज के अंदर वो प्रोक्लेमेशन होगी। फिर सच प्रोक्लेमेशन शैल बी ड्रॉन अप आफ्टर नोटिस टू द डिक्री होल्डर एंड द जजमेंट डेटर, और वो जो प्रोक्लेमेशन की जाएगी वो कब की जाएगी, पहले उसके लिए जो डिक्री होल्डर और जो जजमेंट डेटर है उसको नोटिस किया जाएगा, एंड शैल स्टेट द टाइम एंड प्लेस एंड स्पेसिफाई एज फेयरली एंड एक्यूरेटली एज पॉसिबल, और उनसे
उनको बताया जाएगा, उसका जो भी टाइम है, जो भी प्लेस है, जो भी पॉसिबल है उसके लिए वो बताया जाएगा। एज पॉसिबल द प्रॉपर्टी टू बी सोल्ड और वेयर द पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी वुड बी सफिशिएंट टू सेटिस्फाई द डिक्री सच पार्ट, कि प्रॉपर्टी बेची जाएगी उसको बताया जाएगा। द रेवेन्यू असेस्ड अपॉन द असेट और पार्ट ऑफ द स्टेट वेयर द प्रॉपर्टी टू बी सोल्ड इज एन इंटरेस्ट इन एन एस्टेट और इन द पार्ट ऑफ द स्टेट पेइंग द रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट, कि उसको बेचा जाएगा, कि उसमें से उसकी रेवेन्यू असेस की जाएगी, ये बताया जाएगा। एनी इनक्यूम्बरेंस टू विच द प्रॉपर्टी इज लाइबल, उसके ऊपर कोई भी इनक्यूम्बरेंस है तो उसके बारे में बताया जाएगा। द अमाउंट फॉर द रिकवरी ऑफ विच द सेल इज ऑर्डर, और किस अमाउंट के लिए वो जो सेल है उसकी रिकवरी के लिए वो सेल की जा रही है, उसका अमाउंट बताया जाएगा। Every other thing which the court consider material for a purchaser to know in order to judge the nature of the value of the property, और इसके अलावा कोई भी चीज जो कि परचेजर को जानना जरूरी है कोर्ट की नजरों में, वो सारी चीजें कोर्ट उस परचेजर को बताएगा। Provided that where the notice of the date for setting the terms of the proclamation has been given to the judgment debtor by means of an order under Rule 54 के अंदर अगर उसको नोटिस दिया गया है किसको, जजमेंट डेटर को, तो उस केस के अंदर फिर यहाँ पे इस रूल के अंदर वो नोटिस देना, अब इस रूल के हिसाब से फिर उस जजमेंट डेटर को नोटिस देना जरूरी नहीं है। Provided further that nothing in this rule shall be construed as requiring the court to enter the proclamation of sale its own estimate of the value of the property, but the proclamation shall include the estimate if any given by the either or both of the parties, कि अगर कोई भी पार्टीज के द्वारा वो एस्टिमेट दिया जाता है उस प्रॉपर्टी का, दोनों में से किसी भी पार्टी या दोनों पार्टी के द्वारा, तो फिर वो प्रोक्लेमेशन के अंदर बताया जाएगा, लेकिन जो कोर्ट खुद अपनी वैल्यू एस्टिमेट करता है वो नहीं बताता। फिर उसके बाद सब रूल 3 आता है। Every application for an order for sale under this rule shall be accompanied by a statement। अब जब इसका सेल का ऑर्डर होता है तो उसके साथ जो भी एप्लीकेशन होती है उसके साथ क्या चीज अकम्पेंड होती है, उसके साथ स्टेटमेंट साइंड एंड वेरीफाइड इन द मैनर हियरिंग बिफोर प्रिस्क्राइब, तो उसके साथ एक स्टेटमेंट होगी जिसको साइंड और वेरीफाई किया जाएगा। सो फॉर एज दे आर नोन टू एंड कैन बी असर्टेन्ड बाय द पर्सन मेकिंग द वेरिफिकेशन द मैटर्स रिक्वायर्ड बाय सब रूल 2 टू बी स्पेसिफाइड इन द प्रोक्लेमेशन, की जो मैटर स्पेसिफाई करना था सब रूल 2 के हिसाब से, जो भी सारी चीजें हमने देखी थी उसके अंदर कि वो सारी चीजें मेंशन की गई है, तो उसको साइन और वेरीफाई किया जाएगा। फिर सब रूल 4 बोलता है फॉर द पर्पस ऑफ असर्टेनिंग द मैटर टू बी स्पेसिफाइड इन द प्रोक्लेमेशन द कोर्ट में समन एनी पर्सन whom it think necessary to summon and may examine him in respect of any such matters and require him to produce any document in the possession or power relating thereto, की बोल रहा है सब रूल 4 की फॉर द पर्पस ऑफ असर्टेनिंग द मैटर टू बी स्पेसिफाइड इन द प्रोक्लेमेशन, की जो भी चीजें प्रोक्लेमेशन के अंदर मेंशन करनी है तो उनको मेंशन करने के लिए कोर्ट को जो भी व्यक्ति ठीक लगेगा जिसको कोर्ट के अंदर बुलाना चाहिए तो कोर्ट उस व्यक्ति को बुलाएगा और उससे वो सारी चीजें पूछेगा, उससे मतलब कि एक तरीके से कोई जो भी व्यक्ति उस नॉलेज को दे पाएगा कोर्ट को, उसको हेल्प कर पाएगा प्रोक्लेमेशन के अंदर जो भी चीजें मेंशन करनी होती है, तो कोर्ट उस व्यक्ति को कोर्ट के अंदर बुलाएगा। फिर उसके बाद हम आते हैं, ये हो गया रूल 66 तक। अब आते हैं रूल 67 पे, मोड ऑफ मेकिंग प्रोक्लेमेशन, की किस तरीके से प्रोक्लेमेशन की जाएगी, किस तरीके से घोषणा की जाएगी। Every proclamation shall be made and published as nearly as may be the manner prescribed in Rule 54 सब रूल 2, की जो रूल 54 के अंदर बताया गया उस तरीके से प्रोक्लेमेशन की जाएगी। रूल 54 सब रूल 2 के अंदर जो बताया गया है, where the courts or direct such proclamation shall also be published in official gazette, और कोर्ट अगर डायरेक्शन देता है तो फिर उस प्रोक्लेमेशन को ऑफिशियल गजट के अंदर भी डाला जाएगा और इन लोकल न्यूज़पेपर, साथ ही साथ लोकल न्यूज़पेपर में भी पब्लिश किया जाएगा और इन बोथ, और दोनों में भी बोल सकते हैं कि ऑफिशियल गजट में भी निकाला जाए और जो लोकल न्यूज़पेपर है उसमें भी निकाला जाए। एंड द कॉस्ट ऑफ सच पब्लिकेशन शैल बी डीम्ड टू बी सेट कॉस्ट ऑफ द सेल, और जो उसकी जो भी कॉस्ट होगी उसको ऑफिशियल गजट में निकालने की और न्यूज़पेपर में निकालने की उसको कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर इंक्लूड कर लिया जाएगा। फिर द प्रॉपर्टी इज डिवाइडेड इनटू लॉट्स फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग सोल्ड, जहां पे प्रॉपर्टी को लॉट्स के अंदर डिवाइड किया गया कि एक सिंगल प्रॉपर्टी नहीं है, अलग अलग सेपरेट प्रॉपर्टी है। It shall not be necessary to make separate proclamation for each lot, तो जरूरी नहीं है कि हर एक लॉट के लिए अलग से प्रोक्लेमेशन की जाएगी, इस प्रॉपर्टी के लिए अलग से, इस प्रॉपर्टी के लिए अलग से, ऐसा करना जरूरी नहीं है। Unless proper notice of the sale cannot in the opinion of the court otherwise be given, जब तक कि कोर्ट को नहीं लगता कि ऐसा जरूरी है कि अलग से दिया जाए, अदरवाइज सिंगल प्रोक्लेमेशन के अंदर भी जो प्रॉपर्टी लॉट्स के अंदर बेची जा रही है उनको बेचा जा सकता है। फिर रूल 68 बताता है टाइम of sale, save in the case of property of the kind described in the proviso of Rule 43, no sale hereunder shall without the consent in writing of the judgment debtor take place until after the expiration of at least, की जो judgment debtor है Rule 43 को ध्यान में रखते हुए उसका जब साइन लिया जाएगा तो उसको कितने दिन के अंदर नहीं बेचा जाएगा, until the expiration of at least 15 days in the case of immovable property, जब तक कि 15 दिन एक्सपायर नहीं हो जाते तो उसके दौरान नहीं बेचा जाएगा उस प्रॉपर्टी को, एंड एटलीस्ट 7 days in the case of मूवेबल प्रॉपर्टी, और मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में 7 दिन के अंदर नहीं बेचा जाएगा।
कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑन विच द कॉपी ऑफ द प्रोक्लेमेशन हैज बीन अफिक्स्ड इन द कोर्ट हाउस। किस दिन से ये दिन कैलकुलेट किया जाएंगे? जिस दिन वो कॉपी प्रोक्लेमेशन की कोर्ट के अंदर लगाई जाएगी, कोर्ट हाउस के अंदर, ऑफ द जज ऑर्डरिंग द सेल, जिस भी दिन उसको सेल के ऑर्डर किए गए हैं। तो मतलब 15 दिन और 7 दिन का टाइम दिया जाएगा एक बारी फिर भी जजमेंट डेटर को, कि अगर इसके अंदर भी अपनी डिग्री को फुलफिल कर सकते हो तो आप उसको कर दो, तो आपकी जो प्रॉपर्टी है वो बेची नहीं जाएगी। फिर रूल 69 बोलता है एडजॉर्नमेंट और स्टॉपेज ऑफ सेल, की जो सेल है उसको रोकने के लिए और उसके ऊपर डिसीजन देने के लिए बताता है। द कोर्ट में इन द डिस्क्रिशन एडजॉर्न एनी सेल हियर इन अंडर स्पेसिफाइड, की कोर्ट जो है किसी भी सेल को एडजॉर्न रोक सकता है बीच के अंदर, specified day and hour, and after the officer conducting any such sale may in his discretion adjourn the sale recording his reason for such adjournment, कि उसको रोक सकता है कि स्पेसिफाइड डे और आर के लिए, एंड ऑफिसर कंडक्टिंग एनी सच सेल, और जो भी ऑफिसर उस सेल को कंडक्ट कर रहा होता है मे इन हिज डिस्क्रिशन एडजॉर्न द सेल, और वो ऑफिसर भी उसको एडजॉर्न कर सकता है उस सेल को, रिकॉर्डिंग इज रीजन फॉर सच एडजॉर्नमेंट, और वो रीजन रिकॉर्ड करेगा कि क्यों उसने उस सेल को एडजॉर्न कर दिया है। Provided that where the sale is made in or within the precincts of the courthouse, no such adjournment shall be made without the leave of the court। लेकिन जहां पे वे सेल जो है वो कोर्ट के प्रीसेंटिस के अंदर हो रही होगी तो उसके अंदर बिना कोर्ट की परमिशन के वो सेल को नहीं रोका जाएगा। अदरवाइज वो जो पर्सन सेल कर रहा है उसके पास भी पावर है कि वो एडजॉर्न कर सकता है उस सेल को, लेकिन अगर वो कोर्ट के सामने हो रहा होगा तो फिर बिना कोर्ट की परमिशन के उसको रोका नहीं जाएगा। Where a sale is adjourned under sub rule 1, और जहां पे सब रूल 1 के हिसाब से उस सेल को एडजॉर्न किया गया है फॉर अ लॉन्गर पीरियड देन 30 डेज, और 30 दिन से ज्यादा के लिए किया गया है, अ फ्रेश प्रोक्लेमेशन अंडर रूल 67 शैल बी मेड अनलेस द जजमेंट डेटर कंसेंट टू वेव इट, कि अगर 30 दिन से ज्यादा के लिए उसको एडजॉर्न कर दिया गया उस सेल को तो फिर उस केस के अंदर फ्रेश प्रोक्लेमेशन की जाएगी रूल 67 के हिसाब से, अनलेस द जजमेंट डेटर कंसेंट टू वेव इट, जब या तो फिर जो जजमेंट डेटर है वो वेव कर देगी, नहीं मेरे को फ्रेश प्रोक्लेमेशन की जरूरत नहीं है, अदरवाइज फिर वो प्रोक्लेमेशन दोबारा की जाएगी अगर 30 दिन से ज्यादा का एडजॉर्नमेंट की जाती है तो। एवरी सेल शैल बी स्टॉप डिफ्ट, की हर एक सेल को रोक दिया जाएगा कोर्ट के द्वारा अगर बिफोर द लॉट इज नॉक्ड डाउन द डेप्ट एंड द कॉस्ट इंक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ द सेल आर टेंडर्ड टू द ऑफिसर कंडक्टिंग द सेल, और प्रूफ इज गिवन टू हिज सेटिस्फैक्शन दैट द अमाउंट ऑफ सच डेप्ट एंड कॉस्ट हैव बीन पेड इनटू द कोर्ट व्हिच ऑर्डर्ड द सेल, कि वो अगर प्रूफ दे देता है कि या फिर अमाउंट पे कर देता है जोन सा उसने पे करना था जजमेंट डेटर ने, तो फिर जो भी जो सेल है वो रोक दी जाएगी। फिर उसके बाद रूल 70 जो है वो उसको ओमिट कर दिया गया है। फिर रूल 71 आता है डिफॉल्टिंग परचेजर आंसरेबल फॉर लॉस ऑन रीसेल, एनी डेफिशिएंसी ऑफ प्राइस व्हिच मे हैपन ऑन रीसेल, कि अगर कोई भी डेफिशिएंसी होती है रीसेल के ऊपर प्राइस के अंदर बाय रीजन ऑफ द परचेजर्स डिफॉल्ट, जिसके अंदर जो परचेजर है उसका डिफॉल्ट होता है, एंड ऑल द एक्सपेंसेस अटेंडिंग सच रीसेल, और जो भी एक्सपेंसेस उठते हैं उसको रीसेल करने के, शैल बी सर्टिफाइड टू द कोर्ट, वो कोर्ट को सर्टिफाई किए जाते हैं बाय ऑफिसर, जो भी कोर्ट का ऑफिसर होता है उसके द्वारा, और अदर पर्सन होल्डिंग द सेल, या फिर जो व्यक्ति भी सेल को कंडक्ट कर रहा होता है उसके द्वारा, एंड शेल एट द इंस्टांस ऑफ आइदर द डिक्री होल्डर और द जजमेंट डेटर बी रिकवरेबल फ्रॉम द डिफॉल्टिंग परचेजर, और फिर जो डिफॉल्टिंग परचेजर होता है उसके द्वारा वो अमाउंट पे किया जाता है जो भी खर्चा आता है अंडर द प्रोविजन रिलेटिंग टू द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री फॉर द पेमेंट ऑफ मनी। मतलब कि आपने पहले परचेज किया, उसने उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम कर दी जिसकी वजह से वो सेल नहीं हो पाई और फिर आपको रीसेल करनी पड़ी, तो इसके करने में जो भी खर्चा आएगा वो जो डिफॉल्टिंग परचेजर था उसको वो पे करना पड़ेगा। फिर डिक्री होल्डर नॉट टू बिड फॉर बाय विदाउट परमिशन, नो होल्डर ऑफ अ डिक्री in execution of which property is sold shall without the express permission of the court bid for the purchase of the property, कि जो डिक्री होल्डर है वो बिना कोर्ट की परमिशन के उसके अंदर बिड नहीं लगा सकता उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए। Where the decree holder purchases, amount of decree may be taken as payment, जहाँ पे वो जो डिक्री होल्डर है उसको परचेज कर लेता है उसके अंदर जो भी अमाउंट होता है उसको हम मान लेते हैं कि उसने उसका वो पेमेंट हो गई। Where a decree holder purchases with such permission the purchase money and the amount due on the decree may subject to the provision of section 73 be set off against one another, तो उसको एक दूसरे के अगेंस्ट सेट ऑफ कर लिया जाता है कि उसने वो प्रॉपर्टी खरीद ली और उसने वो अमाउंट पे करना था तो अब उस अमाउंट को सेट ऑफ कर लिया गया। एंड द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग द डिक्री शैल एंटर सेटिस्फेक्शन ऑफ द डिक्री इन होल और इन पार्ट अकॉर्डिंगली, तो फिर उस हिसाब से जो कोर्ट होता है वो सेटिस्फेक्शन हो जाता है उसको कि भाई जो अमाउंट था ये दोनों का अमाउंट जो है कैंसिल हो गया, एक दूसरे से सेट असाइड हो गया, सेट ऑफ हो गया। Where a decree holder purchases by himself or through another person, जहां पे भी वो जो डिक्री होल्डर है उस प्रॉपर्टी को खुद खरीदता है या तो खुद खरीदता है या फिर किसी और के जरिए उस प्रॉपर्टी को खरीदता है विदाउट सच परमिशन, लेकिन उसके अंदर वो कोर्ट की परमिशन नहीं लेता, तो द कोर्ट में थिंक फिट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द जजमेंट डेटर, तो कोर्ट जो है वो जजमेंट डेटर की एप्लीकेशन के ऊपर क्या करेगा और एनी अदर पर्सन हुज इंटरेस्ट आर अफेक्टेड बाय द सेल
बाय ऑर्डर सेट असाइड द सेल, तो उस सेल को सेट असाइड कर देगा, खत्म कर देगा उस सेल को। एंड द कॉस्ट ऑफ सच एप्लीकेशन एंड ऑर्डर any deficiency of price which may happen on the resale and all the expenses attending it shall be paid by the decree holder। तो उसको रीसेल करने में जो भी खर्चा आता है, उसकी जो भी प्राइस के अंदर डेफिशिएंसी आती है, वो सारी अब किसको पे करनी पड़ेगी? डिक्री होल्डर को पे करनी पड़ेगी उस केस के अंदर। फिर रूल 72A बोलता है अ मोर्टगेजी नॉट टू बिड सेल विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट, की जो मोर्टगेजी है वो बिना कोर्ट की परमिशन के उस सेल के अंदर बिड नहीं लगाएगा। Notwithstanding anything contained in Rule 72, a mortgagee of immovable property shall not bid for the purchase of property sold in execution of a decree on the mortgage unless the court grants him leave to bid for the purchase of the property। कि जब तक उसको कोर्ट परमिशन नहीं दे देता, कोर्ट की उसको परमिशन लेनी पड़ेगी अगर जो मॉर्टगेजी है उसको, अगर वो जो प्रॉपर्टी सेल हो रही है उसको अगर वो खरीदना चाहता है तो। If the leave to bid is granted to such mortgagee, then the court shall fix the reserve price as regard the mortgagee। अगर वो उसको अलाउ कर देता है तो फिर कोर्ट एक रिजर्व प्राइस रख देगा जिस प्राइस पे mortgagee उसको खरीदेगा। एंड अनलेस द कोर्ट अदरवाइज डायरेक्ट द रिजर्व प्राइस शैल बी, और कोर्ट अगर डायरेक्ट नहीं करता तो रिजर्व प्राइस क्या होगा? नॉट लेस देन द अमाउंट देन ड्यू फॉर प्रिंसिपल, की वह अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट से कम का नहीं होगा। इंटरेस्ट एंड कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द मॉर्टगेज द प्रॉपर्टी सोल्ड इन वन लॉट, कि अगर उस प्रॉपर्टी को एक लॉट के अंदर भेजा जा रहा है तो उसका अमाउंट जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट अमाउंट और उसकी कॉस्ट से कम नहीं होगा मॉर्टगेज की। फिर इन द केस ऑफ एनी प्रॉपर्टी सोल्ड इन लॉट्स, और अगर प्रॉपर्टी को लॉट्स के अंदर बेचा जा रहा है तो नॉट लेस देन सच सम शैल अपीयर टू द कोर्ट बी प्रॉपर्ली एट्रिब्यूटेड टू ईच लॉट इन रिलेशन टू द अमाउंट देन ड्यू फॉर द प्रिंसिपल। तो फिर उसका अमाउंट उसी हिसाब से एट्रिब्यूट होगा कि उस हिसाब से जो भी उसकी इंटरेस्ट का अमाउंट था, जो भी उसका प्रिंसिपल अमाउंट था, उस मॉर्टगेज का जो भी कॉस्ट थी, उसी हिसाब से फिर एट्रीब्यूट करके जो कोर्ट है अमाउंट उसका रखेगी। In other respect, the provision of sub rule 2 and sub rule 3 of rule 72 shall apply in relation to purchase of decree holder under the rule। फिर sub rule 2 और sub rule 3 जो है 72 का वो अप्लाई होगा, मतलब कि जब वो बिना कोर्ट की परमिशन के खरीद लेगा तो फिर क्या होगा? जिस तरीके से वहां पे डिक्री होल्डर को सारी उसकी फीस पे करनी पड़ती है, उसी तरीके से यहाँ पे मॉर्टगेजी को पे करनी पड़ेगी। रूल 73 बोलता है रेस्ट्रिक्शन ऑन बिडिंग ऑन परचेज ऑफ बाय ऑफिसर, की जो ऑफिसर है उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाई जाती है कि वो उस प्रॉपर्टी को नहीं खरीदेगा। नो ऑफिसर और अदर पर्सन हैविंग एनी ड्यूटी टू परफॉर्म इन कनेक्शन विद एनी सेल शैल either directly or indirectly bid for the acquirer or attempt to acquire any interest in the property sold, कि वो किसी भी तरीके से, चाहे डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उसके अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं करेगा कि किसी और अपने पर्सन को खड़ा कर दे उसको खरीदने के लिए, तो वो रेस्ट्रिक्टेड है, उसको वो प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी है, उसको वो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए मना किया गया है, वो उस प्रॉपर्टी को नहीं खरीदेगा एज पर सीपीसी। तो ये हमने रूल 73 तक समझ लिया। इसके बाद जो सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी का जो प्रोविजन है यहाँ रूल 74 से, उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझेंगे।